आई एम पूजा एंड वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी। आज का वीडियो फाइनेंशियल मैनेज सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। कल जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसको जो है ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बनाया गया है। स्टूडेंट्स, अब एग्ज़ाम दूर नहीं है एंड अच्छा स्कोर करने के लिए आपको स्टडी स्मार्ट करना पड़ेगा। DU सोल के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो के अंदर आपको मिलेंगे और ये वो क्वेश्चंस हैं जो ओवर द ईयर्स PYQ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बार बार रिपीट हुए हैं। तो इन क्वेश्चंस का आना आपके पेपर में बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है एंड अगर आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से करोगे आपका 80 to 90% सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। एंड तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिल सके और आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, चैप्टर से रिलेटेड आपको वीडियोस मिल सके। एक सबसे अच्छा यहाँ पर आपको एक ऑफ़र मिल रहा है दैट हमारी वीडियोस 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है। लेकिन इसके अंदर आपको एक ऑफ़र मिल रहा है दैट इस वीडियो के दौरान बीच में मैं आपसे कोई भी 3 क्वेश्चंस पूछूंगी एंड जो भी पर्सन उन 3 क्वेश्चंस का सही सही जवाब देगा उसे फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ये वो नोट्स हैं जिसके अंदर आपके एग्ज़ाम के क्वेश्चंस होंगे जिनका आना आपके क्वेश्चन में जिनका आना आपके एग्ज़ाम के अंदर बहुत ही ज़्यादा पॉसिबल है। और एक सबसे बड़ा ऑफ़र चल रहा है दैट अगर आपको कोई भी, हमारे पास स्टूडेंट फ्रेंडली सेल चल रहा है जिसके अंदर अगर आप एक नोट्स खरीदना चाहते हैं तो आपको 45 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। अगर आप एक से ज़्यादा नोट्स परचेज़ करोगे तो आपको 40 रुपीज़ पर नोट्स पड़ेंगे। एंड अगर आप कॉम्बो में लेना चाहते हो, यानी कि अगर आपके 5 या 6 सब्जेक्ट्स हैं तो फिर आपको, अगर आप 6 सब्जेक्ट्स की नोट्स एक साथ लेना चाहते हो तो आपको 5 सब्जेक्ट्स की नोट्स परचेज़ करने पड़ेंगे। एंड जो 6th नोट है, यानी कि एक जो नोट है वो हमारी तरफ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। तो आई होप आप ध्यान से जो है इस लेक्चर को देखेंगे क्योंकि वीडियो के दौरान बीच में ही कहीं पे भी मैं आपसे क्वेश्चंस पूछ सकती हूँ जो डिफाइन करेगा कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स मिलेंगे या नहीं। आपको जल्दी से जल्दी कमेंट करना है उन 3 क्वेश्चंस का आंसर। जो भी सबसे पहले सबसे सही जवाब दिया जाएगा उन सभी को ये नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, बट सिर्फ 3 लोगों को ही ये गिव अवे मिलने वाला है। तो ऑल द बेस्ट एंड लेट्स स्टार्ट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट DSC जो है उसका सब्जेक्ट है ये। ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पर हम आते हैं। द फाइनेंशियल मैनेजर है नो रोल टू प्ले इन द .com कंपनी। फाइनेंशियल मैनेजर का कोई भी काम नहीं होता है .com कंपनी पे। इस चीज़ पे हमें कमेंट करना है। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन से शुरुआत करेंगे। .com कंपनीज आर इंटरनेट बेस्ड एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशंस दैट ऑपरेट एट हाईली कम्पिटिटिव एंड डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट। .com कंपनीज जो है ये इंटरनेट है और टेक्नोलॉजी ड्रिवन होती है। इट इज़ एंटायरली रिलेटेड टू द टेक्नोलॉजी ऑफ योर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशंस जो कि हाईली कम्पिटिटिव होती है एंड डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए होती है। ड्यू टू देयर focus on innovation and rapid growth, it is often assumed that the traditional financial management has little relevance in such companies. इसके अंदर इस स्टेटमेंट से भी क्या पता लगता है कि ट्रेडिशनल मैनेजर्स, यानी कि जिससे मैनेजर्स के बारे में बात करें, उनका इन कंपनीज के अंदर बहुत छोटा रोल होता है क्योंकि ये जो है टेक्नोलॉजी ड्रिवन होती है। ठीक है। This has led to the point that financial manager has no significant role in .com companies. कोई भी रोल नहीं होता है जैसे मैंने अभी आपको बताया। However, this assumption is largely incorrect and needs critical evaluation. However, ये statement 100% true नहीं है। 100% ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है और इसको क्रिटिकल इवैल्यूएशन की ज़रूरत है। ठीक है। मेन बॉडी द फाइनेंस मैनेजर इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनेंस प्लानिंग इंक्लूड्स एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड फ्यूचर फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द .com कंपनी। फाइनेंस मैनेजर का जो काम होता है वो क्या होता है कि वो एस्टिमेट करता है कैपिटल रिक्वायरमेंट को कि प्रोजेक्ट बनाने के लिए कितनी कैपिटल की उनको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। यूजुअली इनकर लॉसेस इनिशियल स्टेजेस में, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि .com कंपनीज में स्टार्टिंग में उनको लॉस झेलना पड़ता है, लॉस देखना पड़ता है। देयरफॉर फाइनेंस मैनेजर प्लेज अ वाइटल रोल इन मैनेजिंग कैश फ्लो, कंट्रोलिंग द कैश बर्न रेट।
स्टार्टिंग में कितना कैश फ्लो होगा, कितना कैश, कितना की कैपिटल आपके उस प्रोजेक्ट के ऊपर लगाया जाएगा, ये सारी की सारी चीज़ें फाइनेंस मैनेजर डिसाइड करता है, क्योंकि इट इज़ क्लियर दैट स्टार्टिंग में हमेशा जो है लॉस होगा। The finance manager helps in raising funds through venture capitalist, angel investor and private equity and public issues. फाइनेंस मैनेजर का काम होता है फंड्स को रेज करना, यानी कि कैपिटल का लाना। कैपिटल कब आएगी? जब आप इन्वेस्टर्स आएंगे आपकी कंपनी में, राइट। कोई आपके स्टॉक्स के अंदर जो है आपके स्टॉक्स परचेज करेगा। इन्वेस्टर ऐसे ही तो आते हैं, एंजल इन्वेस्टर, फिर वो एंजल इन्वेस्टर के पास जाएंगे अगर उनके पास प्रॉपर कैश फ्लो नहीं हुआ तो, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोजेक्ट्स, बजट्स एंड वैल्यूएशन रिपोर्ट्स आर फॉर इन्वेस्टर्स इज एन इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फाइनेंस मैनेजर। तो फाइनेंस मैनेजर जो है कॉस्ट कंट्रोल, जैसे बताया कि वो कैश फ्लो को कंट्रोल करेगा, और वो कॉस्ट की स्टार्टिंग में कितना कैश लग रहा है उस चीज़ पे कंट्रोल लगाना पड़ता है, क्योंकि स्टार्टिंग में उनको लॉस झेलना पड़ता है, ठीक है। कैसे एरियाज में? मार्केटिंग में, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। ही और शी प्लेज अ की रोल इन रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में उनका सबसे ज़्यादा बड़ा जो है पार्ट होता है, इंक्लूडिंग मार्केट रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क। द फाइनेंशियल मैनेजर इंश्योर्स compliance with the legal taxation and according regulations। फाइनेंशियल मैनेजर्स का एक और सबसे बड़ा काम क्या होता है कि वो टैक्स कम से कम लगे कंपनी में। ये चीज़ आपको पता होगी कि विद इन लिमिट्स जो है टैक्स भी आप कम कर सकते हो लीगली, एंड इसके सारे के सारे क्लोजेस जो है आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सरफेस पर मिल जाते हैं। Financial input provided by the financial manager supports strategic decisions related to the pricing, expansion, merging and the acquisition। अच्छा, mergers यहाँ पे क्यों है? क्योंकि जब उनको स्टार्टिंग में प्रॉपर कैश फ्लो नहीं मिलता है, इवन दो दे आर ओपन टू द मार्केट। ओपन टू द मार्केट का क्या मतलब होता है? जब एक कंपनी जो है अपनी फंड्स को ओपन कर देती है ताकि लोग वहाँ पे उनके स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर सके, उनको परचेज कर सके। ये एक इनिशियल जो है कंपनी का एक स्ट्रेटेजिक मेथड होता है ताकि लोग वहाँ पर आके अपनी जो है स्टॉक्स को परचेज करें, जिससे उनके पास कैपिटल आएगा और फिर वो वहाँ से अपने कैश फ्लो को जारी रख सकते हैं। लेकिन if in case they are open to the market and they are still not getting the cash flow, then they look for mergers। फिर वो merger को जो है किसी भी दूसरी कंपनी, एक वो कंपनी जो कि कैपिटल जिसके पास काफ़ी ज़्यादा है, जिसके पास कैश फ्लो काफ़ी ज़्यादा है, ये क्या करेंगे? दूसरे के साथ मर्ज कर लेंगे एंड दे विल शेयर इक्विटी। आई होप यू नो अबाउट द इक्विटी, ओके। Conclusion. In conclusion, the statement that the financial manager has no role to play in .com company is correct. Incorrect. In conclusion, जो इनिशियल स्टेटमेंट हमने रखा था कि फाइनेंस मैनेजर का आपको जो है इसके अंदर क्या करना है, आपको अपनी ही स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट करना है, क्योंकि ज़्यादा रोल इसका नहीं होता बट सिग्निफिकेंट रोल ही ज़रूर प्ले करता है। तो ये बात गलत है कि फाइनेंस मैनेजर का कोई रोल नहीं होता है .com कंपनी में, ठीक है। बाकी आप जो है जो हमने अभी सीखा है उसको कंक्लूड करना है। एक्सप्लेन द मेजर टाइप ऑफ डिसीजंस दैट फर्म्स मेक। मेजर टाइप ऑफ डिसीजंस कौन से होते हैं जो बिजनेस फर्म्स को बनाने पड़ते हैं? बिजनेस फर्म्स ऑपरेट इन डायनामिक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट वेयर एज मैनेजर्स आर रिक्वायर्ड टू मेक वेरियस डिसीजंस टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। देखो, जो बिजनेस फर्म्स होती है वो डायनामिक होती है और कॉम्पिटिटिव होती है। कॉम्पिटिटिव का क्या मतलब है कि विद इन फर्म्स देर इज अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन, ठीक है। डिसीजन मेकिंग इज फंडामेंटल managerial function that influences the efficiency, profitability and long-term survival of business enterprises. These decisions differ in nature, scope and impact and are usually classified into the different categories. Understanding the major type of decisions helps in effective management and proper utilization of organizational resources. मेन यहाँ से शुरू होगा स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। सबसे पहले उनको स्ट्रेटेजिक डिसीजंस बनाने पड़ते हैं किस चीज़ को लेकर? ये जो है लॉन्ग टर्म डिसीजंस होते हैं दैट डिटरमाइन द ओवरऑल डायरेक्शन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। ये लॉन्ग टर्म डिसीजन होंगे कि वो डिसाइड करेंगे कि लॉन्ग टर्म में उनकी कंपनी का गोल क्या होने वाला है, कि आने वाले 5 से 10 साल के अंदर इस कंपनी को किस हाइट तक पहुँचाना है। ये हमारा स्ट्रेटेजिक डिसीजंस जो है डिसाइड करेगा। These decisions are usually taken by top management involving significant risk and commitment of resources। अभी हमने पढ़ा कि इनिशियल स्टेज में किसी भी कंपनी के जो है लॉस झेलना पड़ता है, लॉस फेस करना पड़ता है, तो उसके अंदर एक रिस्क मैनेजमेंट जो है ऐसी कंपनीज के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। रिस्क मैनेजमेंट आई होप जो है आप मेंशन करोगे, रिस्क मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट,
ठीक है, लगभग हर चीज़ में उनको रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट एक डेफिनेटली होगा। एग्जांपल्स इंक्लूड्स डिसीजन रिगार्डिंग एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन, मर्जर्स। जैसे अभी बताया कि जब कैश फ्लो कम होता है तो इनको मर्जर करना पड़ता है, और भी रीजंस होते हैं, बट जब एक कंपनी के पास इनफ स्टॉक्स नहीं होते तो वो इस चीज़ को प्रेफर करती है। Tactical decisions. Tactical decisions are medium-term decisions that are concerned with the implementation of strategic plans. Tactical decisions क्या होते हैं? ये इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लान्स होते कि आने वाले 10 साल में उन्हें ये चीज़ अचीव करनी है, बट उसकी स्ट्रेटजी क्या होगी, किस पॉइंट ऑफ टाइम पर उनको क्या एक्शन लेना पड़ेगा अपनी गोल को अचीव करने के लिए। ये जो डिसीजंस होते हैं ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट लेती है। आपको हाई टू लो जाना है, पहले उन्होंने हाई बताया, अब मिडिल बता रहे हैं, फिर लो आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स इंक्लूड डिसीजंस रिलेटेड टू द डिपार्टमेंट बजट। बजट उनके पास कितना है, उनके पास कैपिटल कितना है, प्रोडक्शन प्लानिंग, मार्केट स्ट्रेटजीज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज पॉलिसीज। ऑपरेशनल डिसीजंस क्या होते हैं? ये शॉर्ट टर्म एंड रूटीन डिसीजंस होते हैं टेकन फॉर द डे टू डे फंक्शंस ऑफ द बिजनेस, डेली कि कल का गोल क्या होने वाला है। ठीक है, दिस डिसीजंस आर यूजुअली टेकन बाय लोअर मैनेजर्स जो ये डिसाइड करते हैं, जैसे स्केड्यूलिंग ऑफ वर्क कि कल कौन कौन से काम उन्हें करने हैं, एलोकेशन ऑफ टास्क, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग कस्टमर कंप्लेंट्स। ठीक है, प्रोग्राम डिसीजंस ये जो है ये रिपीटेटिव एंड रूटीन इन नेचर एंड मेड अकॉर्डिंग टू द एस्टेब्लिश्ड रूल, प्रोसीजर्स और पॉलिसीज। ठीक है, एग्जांपल्स इंक्लूड डिसीजंस रिलेटेड टू द एम्प्लॉय लीव, रूटीन परचेज एंड स्टैंडर्ड प्राइसिंग पॉलिसीज। यानी कि स्टैंडर्ड प्राइसेस क्या होता है कि प्रोडक्ट का एक स्टैंडर्ड प्राइस, अगर वो सेल कभी नहीं होती है तो उसका एक स्टैंडर्ड प्राइस क्या होगा। ठीक है, non-program decisions are unique and unstructured decisions taken in a situation where no predefined rules exist. non-program decisions होते हैं, ये यूनिक होते हैं और ये एट द स्पॉट लिए जाते हैं क्योंकि इनके कोई रूल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, कोई रूल नहीं है कि ये टास्क जो है किस टाइम पर होगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स पे डिसीजन रिलेटेड टू द हैंडलिंग अ बिजनेस क्राइसिस, लॉन्चिंग न्यू प्रोजेक्ट्स एंड रिस्पॉन्डिंग टू अ सडन चेंज इन द मार्केट के अंदर सडन चेंज हो गया, उस चीज़ को कैसे फेस करना है ये डिसाइड किया जाता है। फाइनेंशियल डिसीजंस रिलेटेड टू द मार्केट ऑफ फंड्स एंड include decisions regarding the investment, financing and dividend distribution. These decisions directly affect the financial health and profitability of the firm. ठीक है, कंक्लूजन आई होप आप लिख लेंगे, जो आपने सिखाया उसका जो वो कर लेंगे। ठीक है, व्हेन डू NPV and IRR give conflicting ranking in evaluating capital budgets and proposals? Explain giving suitable examples. नेट प्रेजेंट वैल्यू, NPV क्या होता है? नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये जो है ये टेक्निक्स है जिनसे इवेल्युएट किया जाता है कैपिटल बजटिंग। ठीक है, प्रपोजल्स, ये जो दोनों मेथड है ये बेस्ड होते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस एंड जनरली लीड टू द सेम एस्पेक्ट, रिजेक्ट डिसीजंस। एक चीज़ मेन क्या है कि NPV एंड IRR ये दो ऐसी सिचुएशंस हैं इनका जनरली एक ही रिजल्ट होता है, एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन, रिजेक्ट करते हैं वो उस डिसीजन को। However, in certain situations, NPV and IRR may give conflicting rankings when mutually exclusive investment projects are being evaluated. These conflicts arise due to differences in project characteristics and underlying assumptions of the two methods. ठीक है, तो कौन सी ऐसी सिचुएशंस होती है जिनके अंदर दोनों की कन्फ्लिक्टिंग रैंकिंग आती है? यूजुअली क्या होती है कि वो रिजेक्ट करती है, लेकिन कब ये ऐसा केस नहीं होता है ये हम अभी देखेंगे। व्हेन प्रोजेक्ट्स डिफर सिग्निफिकेंटली इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट के अंदर जब आपका प्रोजेक्ट जो है वो अपनी इनिशियल गोल से डिफर कर रहा होता है। ठीक है, तो NPV और IRR उसको अलग अलग रैंक कर देते हैं। IRR एक्सप्रेसिव रिटर्न्स इन परसेंटेज टर्म। IRR क्या रिप्रेजेंट करता है? वो परसेंटेज बताता है कि कितना आप रिटर्न ले आ सकते हो, और NPV क्या करता है? एब्सोल्यूट वैल्यू, कि क्या वैल्यू रखनी पड़ेगी कि एक परसेंटेज रिटर्न हमारे पास प्रॉफिटेबल आ सके। एग्जाम्पल,
प्रोजेक्ट ए को जो है इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है 10,000 रुपये की और जनरेट्स NPV ऑफ 2,000 की, ठीक है, कि अगर वो 2,000 करेंगे तो IRR कम से कम 30% तो आएगा। इस बेसिस पे जो है वो उस चीज़ को कैलकुलेट करते हैं। डिफरेंसेस इन टाइमिंग्स ऑफ कैश फ्लो। If projects have if projects have different patterns of cash flow inflows over time, conflicting rankings may rise. IRR favors projects with early cash flow. IRR यहाँ पे क्या फेवर करता है कि हमारे पास जो है जल्दी से जल्दी कैश फ्लो आ सके, while NPV प्रॉपरली डिस्काउंट्स कैश फ्लो एट अ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो आप यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हो कि प्रोजेक्ट जो है एक्स जनरेट करता है हायर कैश फ्लो इन द इनिशियल ईयर्स, प्रोजेक्ट वाई जो है लार्जर जो है इन ईयर्स लेटर, यानी कि एक्स में तो स्टार्टिंग में ही प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, लेकिन वाई में जो है इनिशियल प्रॉफिट ना होके लेकिन इन द लॉन्ग रन इसमें जो है प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, तो इसके अंदर IRR और NPV का क्या रोल रहेगा ये बताएगा। ठीक है, रीइन्वेस्टमेंट अजम्पशन डिफरेंसेस। NPV जो है अज्यूम्स करता है इंटरमीडिएट कैश फ्लो एंड आर री इन्वेस्टेड एट अ फर्म्स लॉस्ट कैपिटल विच इज़ रियलिस्टिक। जो है NPV के रिजल्ट्स जो होते हैं ना वो रियलिस्टिक होते हैं, वो सिचुएशंस को देख कर वहाँ से जो है करता है। IRR री इन्वेस्टमेंट इन IRR इटसेल्फ, IRR खुद के अंदर ही री इन्वेस्ट करता है विच मे बी अनरियलिस्टिक। NPV इज रियलिस्टिक वाइल IRR मे बी अनरियलिस्टिक। ठीक है, दिस डिफरेंस कैन लीड टू द conflicting rankings. Mutually exclusive projects. Conflict may occur when projects are mutually exclusive, meaning only one project can be selected. conflicting कब आती है? जब IRR और NPV जो है दोनों अलग अलग डिसीजंस दे रहे होते हैं, दोनों का अलग अलग रिजल्ट आता है, तो वो कन्फ्लिक्टिंग डिसीजन होता है। और देखो IRR क्या करता है, IRR फेवर करता है हाई परसेंटेज रिटर्न। IRR का डिसीजन सिर्फ और सिर्फ बेस्ड होगा कि आपका हाई से हाई रिटर्न आए, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा आए। इट डजेंट मैटर कि वो शॉर्ट टर्म में है या लॉन्ग रन में, वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट देखता है। इसीलिए उसको अनरियलिस्टिक कहा जाता है, क्योंकि इन इनिशियल वी एवरीबडी नोज दैट यू हैव टू समटाइम फेस लॉसेज, बट इन द लॉन्ग रन इट डजेंट मीन यू हैव टू फेस लॉसेज, इट कैन ऑल्सो बी प्रॉफिटेबल। NPV favors the project that maximizes shareholder wealth. NPV ये सिर्फ खुद की परसेंटेज देखेगा, परसेंटेज प्रॉफिट देखेगा IRR, लेकिन NPV देखता है कि ओवर द लॉन्ग टाइम शेयर होल्डर्स वेल्थ कितनी हो सकती है, कि हर एक जो शेयर परचेज करेगा उसकी परसेंटेज ऑफ वेल्थ क्या हो सकती है। ठीक है, अनइक्वल लाइव्स, different project life. When project have different lifespans, NPV and IRR may provide different rankings unless adjustments such as equivalent annual annuity are made. ठीक है, why is it possible for IRR and NPV methods to result in different rankings of investment proposals? Which you prefer in which situation and why? इसका भी लगभग सेम आंसर भी होने वाला है कि हम IRR और NPV के जो है आंसर जो डिसीजन रैंक्स हैं हम उनको डिफाइन करेंगे। ठीक है, डिफरेंस इन स्केल इन्वेस्टमेंट, डिफरेंस इन टाइम ऑफ कैश फ्लोज, ये हम उसी चीज़ को दोबारा डिफाइन कर रहे हैं, सेम क्वेश्चन को, लगभग सेम है ये। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम ये चीज़ पढ़ सकते हैं कि कौन से मेथड्स को प्रेफर करना चाहिए। प्रेफरेंस फॉर NPV should be preferred when projects are mutually exclusive and the object is to maximize shareholders wealth. अभी पढ़ा था आपने कि जब शेयर होल्डर की वेल्थ हमें NPV जो है, NPV का डिसीजन शेयर होल्डर की वेल्थ को लेकर होता है। ठीक है, IRR जो है, IRR may be preferred when the capital is rationed, when managers want simple percentage to measure the company returns. IRR तब आप यूज़ कर सकते हो जब आपको एक कंपनी के सिर्फ रिटर्न्स को देखना, ठीक है, रिटर्न्स को देखना हो, उस टाइम पे आप IRR यूज़ कर सकते हो। डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑपरेटिंग लेवरेज एंड फाइनेंशियल लेवरेज and how the two leverages and combined leverages can be measured. ठीक है, तो leverage refers to the use of fixed cost, ये हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। distinction between operating leverage and financial leverage, meaning operative leverage को पहले हम डिस्कस करेंगे, use of fixed operating cost in business
ऑपरेशंस, इसकी एक फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है कि इनिशियल में जब आप एक कंपनी स्टार्ट करोगे तो आपके पास एक प्रॉपर नंबर होता है कि हाँ इनिशियल मुझे इतना ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उससे कम या ज़्यादा, थोड़ा बहुत लेकिन ज़्यादा मात्रा में नहीं होगा। फिक्स्ड कॉस्ट होती है कि रेंट क्या होगा, सैलरीज क्या होगी, ये सब ऑलरेडी डिफाइंड होता है। लेवल ऑफ ऑपरेशन जो है रिलेटेड टू बिजनेस एक्टिविटीज़, अफेक्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। बिजनेस रिस्क रहता है, इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रोडक्शन एंड कॉस्ट स्ट्रक्चर। प्रोडक्शन और कॉस्ट स्ट्रक्चर भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसके उसमें, ठीक है। यूज टू फिक्स फाइनेंशियल, अब हम पढ़ने जा रहे हैं फाइनेंशियल लेवरेज। यूज टू फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट सच एज इंटरेस्ट, इसका काम होता है इंटरेस्ट को जो है मैनेज करना। इंटरेस्ट इन डेब्ट, प्रेफरेंस डिविडेंड, जो है कंपनी हो सकती है कि वो डेब्ट के अंदर हो या फिर वो जो है किसी को पैसा दे रही हो, तो ये डिटरमाइन करता है कि डेब्ट कब तक रहेगी, उसका इंटरेस्ट क्या रहेगा, ठीक है। रिलेट्स टू द फाइनेंशियल डिसीजंस आफ्टर अर्निंग पर शेयर, ये पर शेयर की अर्निंग्स को डिटरमाइन करता है। फाइनेंशियल रिस्क है, ठीक है। इन्फ्लुएंस बाय कैपिटल स्ट्रक्चर, मेजरमेंट ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, ऑपरेटिंग लेवरेज को आप कैसे कंक्लूड करोगे, ठीक है। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT, ठीक है। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT, DOL परसेंटेज चेंज इन EBIT, EBIT के अंदर कितना परसेंटेज चेंज हुआ है और चेंजेस इन सेल्स। अ हाई DOL इंडिकेट्स अ हाई proportion of fixed operating cost at a higher business risk. मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज को आप कैसे करोगे। DFL EBIT डिवाइडेड बाय EBT, ठीक है। परसेंटेज इन EPS एंड चेंज ऑफ EPS, मेजरमेंट ऑफ कंबाइंड लैंग्वेज। तो DCL को क्या करना है, आपने सिर्फ DOL और DCL और को जो है DOL इंटू DFL जो है पहले वाले फॉर्मूलाज को आप जो है मल्टीप्लाई कर देंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। एक्सप्लेन द ट्रेडिशनल अप्रोच एंड नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच एज अ कैपिटल स्ट्रक्चर। तो ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच जो है, two important theories that explain capital structure influences a firm's value. Traditional approach in कैपिटल स्ट्रक्चर क्या कहती है, ठीक है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच ऑल्सो नोन एज इंटरमीडिएट अप्रोच सजेस्ट करती है द ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट एट विच ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज मिनिमाइज्ड एंड वैल्यू ऑफ फर्म इज मैक्सिमाइज्ड। ये क्या कह रहा है कि आप लो वैल्यू पे, लो रुपीज़ पे हाई वैल्यू गेन करने का जो तरीका है वो ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर यानी कि इंटरमीडिएट अप्रोच कहलाती है। कि क्या होता है, डेब्ट इज चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस कंपेयर टू इक्विटी। आप किसी को अपनी कंपनी के शेयर दोगे, इक्विटी का क्या मतलब होता है कि आप एक परसेंटेज कैपिटल के लिए अपनी जो है कंपनी के शेयर्स किसी को देते हो, उनको ओनर बनाते हो अपनी कंपनी का। ये क्या कह रहा है कि इक्विटी किसी को देने से अच्छा है कि आप डेब्ट में रह लो, यानी कि बैंक के पास जाओ और लोन लो, ठीक है। Initially, increasing debt is increasing debt in the capital structure reduces the overall cost of capital. जब आप स्टार्टिंग में कंपनी की शुरुआत में जब आप डेट में होते हो तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो कम हो जाती है, जिससे क्या होगा कि आपकी जो है लो प्राइस पे आपको हाई वैल्यू मिलेगी। मॉडरेट लेवल्स ऑफ डेट इक्विटी शेयर होल्डर्स डू नॉट परसीव सिग्निफिकेंट रिस्क। जब आपके पास थोड़ा बहुत मॉडरेट लेवल ऑफ डेप्ट होता है, ज़्यादा आप कर्जे के अंदर नहीं है, तो आपको जो है शेयर होल्डर्स को कोई सिग्निफिकेंट रिस्क नहीं है कि कंपनी जो है बैंकरप्ट नहीं जाएगी। सो द कॉस्ट ऑफ इक्विटी रिमेन्स रिलेटिवली स्टेबल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी स्टेबल रहती है। बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट एक्सेसिव डेब्ट इंक्रीजेस फाइनेंशियल रिस्क कॉजेज बोथ द कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ डेब्ट टू राइज। ये क्या कह रहा है कि एक टाइम के बाद अगर आपका फाइनेंशियल डेब्ट नहीं कम हो रहा है, आप अपनी डेब्ट नहीं निकाल पा रहे हो, वो बढ़ती जा रही है, तो आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी यानी कि आपकी जो वैल्यू है कंपनी की वो भी घट जाएगी और आप डेब्ट के अंदर भी चले जाओगे। एज अ रिजल्ट WACC स्टार्ट्स इंक्रीजिंग आफ्टर ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ डेब्ट। इसीलिए WACC अपना जो है परसेंटेज स्टार्ट कर देता है। ट्रेडिशनल अप्रोच जो है उसका कंक्लूजन क्या है, देयर एग्जिस्ट एन ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर where the firm's value is maximum and WACC is minimum, ठीक है। नेट ऑपरेटिंग इनकम,
ओके, तो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच इज प्रोवाइडेड बाय डेविड ड्यूरान argues that capital structure is irrelevant in the determining the value of the firm. डेविड ड्यूरेंट का क्या कहना है कि कैपिटल स्ट्रक्चर जो कैश फ्लो है वो इर्रिलेवेंट है डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ द फर्म. क्यों? क्योंकि ओवर द टाइम वैल्यू ऑफ अ कंपनी में इंक्रीज और डिक्रीज, तो वो डिटरमाइन नहीं कर पाएगा कि फर्म की क्या वैल्यू है. द टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म डिपेंड्स ओनली इन इट्स ऑपरेटिंग इनकम एंड बिजनेस रिस्क. अपनी फाइनेंस की वर्ल्ड में एक चीज़ तो हमेशा कॉमन रहती है, द हायर द रिस्क द हायर द रिटर्न, द लोअर द रिस्क द लोअर द रिटर्न. जितना ज़्यादा आप रिस्क लोगे उतना ही चांसेस है कि आपका जो रिटर्न है वो बहुत ज़्यादा आने वाला है. तो ये कह रहा है कि सबसे बड़ा जो फैक्टर है जो एक कंपनी की वैल्यू डिफाइन करता है वो है बिजनेस रिस्क, कि वो रिस्क कितना ले रही है. द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन्स कॉन्स्टेंट रिगार्डलेस ऑफ चेंज इन द डेप्ट. ठीक है. एज द फर्म इंक्रीजेज डेप्ट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीजेज ड्यू टू हायर फाइनेंशियल रिस्क. जैसे जैसे डेप्ट, ये जो है डेविड का मानना है कि जैसे जैसे फर्म की जो है डेप्ट बढ़ती जाती है कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बढ़ती जाती है, क्योंकि फाइनेंशियल रिस्क बहुत ज़्यादा होता है. ये ट्रेडिशनल वे नहीं है. ट्रेडिशनल के अंदर माना जाता है कि जैसे जैसे आपकी डेप्ट बढ़ेगी आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर जो है वो कम हो जाएगा, लेकिन ये ऑपोजिट बता रहा है. डेविड का मानना उल्टा है. ठीक है. तो एडवांटेज ऑफ चीपर डेप्ट इज exactly offset by the increase of cost of equity. Therefore, changes in capital structure do not affect the firm. ठीक है. तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन आई होप आप लिख लेंगे. ठीक है. Company is considering two mutually exclusive machines. Both require an initial outlay of 2 lakh, each having a life of 5 years. The company required rate of return of 12% and tax rate is applicable is 50%. The machines are depreciated using straight line method of depreciation. The estimated profit before depreciation and taxes to be generated both machines are as follow. पहली साल में एक मशीन जो है इतना रिटर्न करती है और सेकंड ईयर मशीन 2 का ये होता है. ठीक है. तो हम डेप्रिकेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? डेप्रिकेशन हम करेंगे क्योंकि 2 लाख उसका रिटर्न था और 5 साल के दौरान है, तो हम पहले ये करेंगे कैलकुलेट. ठीक है. फिर एनुअल कैश फ्लो कितना होगा, 1 से 5 साल के अंदर क्या क्या हो रहा है. ठीक है. और फिर दूसरा मेथड क्या है कि आप जो है उस चीज़ का परसेंटेज शेयर निकालोगे. ठीक है. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. ये पूरा का पूरा वो चीज़ है, न्यूमेरिकल पार्ट है, यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया गया है. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो डिस्काउंटेड, जब 12% इंटरेस्ट रेट होगा तो उस टाइम पे हमारी जो है क्या क्या प्रोबेबिलिटी होगी, परसेंटेज क्या होगी. ठीक है. ईयर कैश फ्लो, ओके, एनपीवी ऑफ मशीन 2. ठीक है. द शेयर कैपिटल ऑफ ABFL Limited is 20 lakh with shares of face value of 10. The company has debt capital 6 lakh at 10% of interest. The sales of the firm is 300,000 per annum at a selling of price 10 per unit, variable cost 6 unit. The fixed cost amount is 4 lakh. The company pays 30% tax if the sales increases by 20%. Calculate percentage increase in EPS, degree of operating leverage at the 2 levels and degree of financial leverage at the 2 levels. ठीक है. तो इक्विटी शेयर कैपिटल हमें पता है 20 लाख है, फेस पर वैल्यू शेयर है 10 रुपीज़. ठीक है. नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 20 लाख है और 10 शेयर्स है. डेप्ट कैपिटल कितनी है? 6 लाख है. रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है. तो सेल्स यूनिट जो है 300,000 होगा. सेल्स पर यूनिट 10 रुपीज़ है. वेरिएबल कोस्ट 6 रुपीज़ है. ठीक है. फिक्स कोस्ट होगी 4 लाख. टैक्स रेट 30%. इंक्रीज इन सेल्स 20%. न्यू सेल्स 3 लाख इंटू जो है फिर हो जाएगा 3,60,000 पर यूनिट. इनकम जो है वो क्या होगी एट ओरिजिनल सेल्स लेवल, जो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. फिर वेरिएबल कोस्ट है, वेरिएबल हमें दे रखा है 6% से मल्टीप्लाई करेंगे. कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा? 30 लाख में से हम 18 लाख को माइनस कर देंगे. ठीक है. EBIT कैसे कैलकुलेट करते हैं? कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट निकालेंगे. EBIT माइनस इंटरेस्ट होगा. टैक्स 30%. EAT, ठीक है, ये भी हम निकालेंगे. और इनकम पर स्टेटमेंट एट इंक्रीज सेल्स लेवल क्या होगा? 20%. हमसे क्वेश्चन में पूछा कि 20% पे क्या होगा. तो हम क्या करेंगे? वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे. वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाइड करेंगे इस बार.
ठीक है। EBIT आप दोबारा निकालोगे इन चीज़ों का और फिर आप परसेंटेज इंक्रीज कर दोगे दोनों का माइनस करके, ठीक है, एंड ओरिजिनल सेल्स और ये सब। हाँ ठीक है, ओके। तो अब हम आते हैं हमारे 3 क्वेश्चंस पे, जो कि सबसे ज़रूरी है, जो मैंने आपको बोला था, जिनकी हेल्प से आपको फ्री नोट्स मिलने वाले हैं। तो क्वेश्चन बहुत आसान होंगे, शॉर्ट आंसर्स होंगे, बिल्कुल सही सही जवाब दोगे तो आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स मिलने वाले हैं। Okay, the first question is what is the full form of NPV? Second question is what is the full form of IRR? ठीक है। And the third question is what what is the use of NPV and IRR? दोनों का क्या यूज़ होता है? मैंने आपको बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेन किया है, तो आई होप आपको इसका आंसर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। हाँ, what is EBIT EPS analysis? How is it different from the leverage analysis of financial Burbis-Fike even calculated? ठीक है, तो देखो EBIT और EPS एनालिसिस जो है एक टेक्निक है जिससे यूज़ किया जाता है टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ डिफरेंट फाइनेंशियल ऑल्टरनेटिव्स ऑन अर्निंग पर शेयर एट अ वेरियस लेवल्स ऑफ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ठीक है, EBIT और EPS का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू एनालाइज इफेक्ट ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज ऑन EPS, determine the most profitable financial option to maximize EPS for the shareholder. Differences क्या होते हैं? Studies the effect of EBIT on EPS, measure sensitivity of the profits to change the sales of EBIT, capital structure decisions, risk and return जो है relationship। ठीक है, अब जो है ये कंपैरेटिव एंड ग्राफिकल होता है, वाइल ये रेशियो बेस्ड होता है। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ बेस्ट फाइनेंशियल प्लान, मेजरमेंट ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंशियल रिस्क, शोज EPS एंड डिफरेंट लेवल्स, शोज लेवल ऑफ डिग्री ऑफ लेवरेज। ठीक है, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है कि एक लेवल ऑफ EBIT होता है जिसपे EVS बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, EPS जो वो ज़ीरो हो जाता है, उसे जो है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। ठीक है, इंडिकेट्स द फाइनेंशियल रिस्क ऑफ द फर्म, कितना रिस्क उनको लेना पड़ेगा, हेल्प्स इन चूजिंग अ सेफ कैपिटल स्ट्रक्चर, हेल्प्स इन फाइनेंशियल ब्रेक इवन इम्प्लाइज हायर फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल ब्रेक पॉइंट क्या होता है, इवन पॉइंट क्या होता है? इसका हम फॉर्मूला देखेंगे, इंटरेस्ट पर प्रेफर्ड डिविडेंड अपन में 1 माइनस टैक्स रेट। टैक्स रेट क्या चल रहा है उसको माइनस कर देंगे तो वहाँ से निकल आएगा। 10th क्वेश्चन क्या है? 2 कंपनीज है A लिमिटेड एंड B लिमिटेड विच आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट एक्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, द डिटेल्स आर एज फॉलो। सेम है पूरी की पूरी, लेकिन कैपिटल स्ट्रक्चर अलग है। ठीक है, तो ये हमें ग्राफ दिया हुआ है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द टू फर्म्स, illustrate using MM approach how an investor holding 10% share of a limited will be benefit by switching over his investment from A to B. A to B में जब वो अपनी इन्वेस्टमेंट को जो है ट्रांसफ़र करता है तो उसका क्या फ़ायदा होगा? हम पहले डेप्ट, इंक्रीजिंग ऑफ डेप्ट, इंटरेस्ट ऑफ डेप्ट निकालेंगे कि डेप्ट क्या है उन पे, इक्विटी अर्निंग निकालेंगे, वैल्यू ऑफ A लिमिटेड, वैल्यू ऑफ B लिमिटेड, और फिर हम उनको कंपेयर करके जो है जो भी प्रॉफिटेबल होगा उसके अंदर हम इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आई होप आप कर लोगे। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, न्यूमेरिकल्स को आपको एक बार करके देखना पड़ेगा, ये एक न्यूमेरिकल अप्रोच है एंड आप करोगे जो है तभी आपको समझ में आएगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। एंड जैसे आपको पता है कि आप नोट्स को परचेज़ कर सकते हो, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक नंबर मिलेगा जहाँ पर आप मैसेज कर सकते हो आई नीड नोट्स, एंड वहाँ पर आप पे करके अपने नोट्स को ले सकते हो। एंड जिन भी 3 लकी विनर्स ने सबसे पहले आंसर किया है उनको ये नोट्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।